जब भी स्कूल्स में रिजल्ट आया होगा सबसे पहले बताते थे किसके कम मार्क्स आए हैं, और सबसे ज्यादा जो क्लास में स्कोर करके बैठे हैं उसको इग्नोर करते थे, है ना। यही चीज आज हम लोग भी डिस्कस करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि भाई इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, टू मेजर नेबर्स, पाकिस्तान और आपका चाइना, और उन लोगों की जो एक्सपीरियंस रहे हैं डेवलपिंग फेजेस के पूरे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। पहले देख लेते हैं कौन सी पैटर्न्स पे आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं ना इस पूरे के पूरे चैप्टर की कि क्या रेलेवेंस है, क्यों हम इसमें टाइम इन्वेस्ट करें यार इस चैप्टर के अंदर, तो भाई इस कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर हमें टाइम इसलिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि ये जो पूछा जाता है ना, ये पूछा जाता है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में, जो आपका मेंस को कंसीडर करके यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। प्रीलिम्स में आपसे बहुत सारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस पूछ लेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी यहाँ पे आप लोगों की, जैसे सार्क हुई, G8 हुई, G20 हुई, ठीक है, ब्रिक्स हुई, एशियान हुई, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। और आप चाहे क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको सारे में क्वेश्चंस बहुत आसानी से मिलेंगे, G20 G8 के बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अंदर तो आपका रिटन में जो मेंस में क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार आता है, देखिए गवर्नेंस के अंदर आएगा, सोशल जस्टिस के अंदर, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि कंट्री बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेती है, राइट। और उसी के कारण उसकी जो ग्रोथ होती है वो तब जाके वो ग्रोथ पकड़ पाती है, बहुत सारे रिफॉर्म्स बीच में लाए जाते हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर से भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट में रहता ही है, कभी भी इसमें न्यूज सुनने को मिल जाती है, कभी अरुणाचल प्रदेश की साइड से मिल जाती है, कभी भी हम लोगों को यहाँ पे यूपी नेपाल इधर की साइड से, लद्दाख की साइड से, यहाँ से बहुत सारी न्यूज़ेस मिलती है। अब इकोनॉमिक कंपटीशन जो है उसके कारण, क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत ज्यादा नेबरिंग कंट्रीज के बीच में इंक्रीज हो चुका है एज कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड। एसए के पेपर में अगर मैं बात करूं, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत सारे बहुत ही बढ़िया आपका लिखने का स्कोप भी बनता है। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस बनते हैं एज वर्सेस विद जीडीपी ग्रोथ के ऊपर जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हमेशा से ना बहुत बड़ी एक टर्म्स रही है जो हमेशा कंफ्लिक्ट में रहती है, कि भाई सब लोग समझते हैं दोनों एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। ग्रोथ जो होती है आपकी वो हमेशा आपकी क्वांटिटी को दर्शाती है, ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी को दर्शाती है आपकी, राइट। अब इंटरव्यू की बात करूं ना यार, साक्षात्कार में बहुत से बच्चे होते हैं, मतलब बहुत से एस्पिरेंट जो होते हैं आईएएस आईपीएस और उसके बाद आईएफएस, इन सभी के लिए अप्लाई करते हैं। मेजरली जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए क्या ये डिप्लोमेसी पे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से पॉलिसी एंगल्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ी रिलेवेंस रखता है। अब चलिए सीधा चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई चैप्टर को देखें, चैप्टर है आपका डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, मतलब ये पूरी कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज बता रहा है, एक्सपीरियंसेस बताएगा इंडिया, चाइना और आपके पाकिस्तान के, राइट। एक ही साथ कुछ आसपास के समय पे ये लोग आजाद हुए, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिली इनको, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का तो सेम पीरियड था, चाइना को 1953 से उसकी भी डेवलपमेंट फेसेस, मतलब एक अपनी एक उसकी जो उसका वे था वो स्टार्ट हो गया था कंट्री का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि देखिए आज के समय पे ग्लोबलाइजेशन है, और अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, ठीक है, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ मेजर चीजों की डिस्कशन करनी जरूरी है। आज के समय पे ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। अगर आपकी कंट्री ओपन इकोनॉमी है, मतलब दूसरी कंट्री से संबंध रख रही है, ट्रेड रिलेशंस रख रही है, कुछ इंपोर्ट कर रही है, कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, तब आप लोगों को वहां पे एक तरीके से, मतलब कि उस कंट्री से एक नई तरीके के रिलेशंस बनाने जरूरी है, एक संगठन में जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, एक रिलेशन जो कि फॉर्मल रिलेशन के नाम पर आए। अब यहां पर यही चीज की डिस्कशन सबसे पहले की गई है, जहां पे आपको बोला गया है कि लास्ट 2 डिकेड्स जो है ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए डाला हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाला हो। अब नेशंस जो है वो फॉर्म करते हैं रीजनल और आपकी ग्लोबल ग्रुप्स को, कैसे ग्रुप्स को, ग्लोबल ग्रुप्स को, और ये फॉर्मल ग्रुप्स है, ठीक है, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं होते, यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं आपके, इस तरीके से समझना, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रही हूं सार्क की, ईयू की, एशियान, G20, G8, ब्रिक्स, मैम ये कौन सी चीजें आई है? नहीं,
देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो सार्क क्या है, जो आपके इंडिया के आसपास के सारे पड़ोसी देश है ना जितने भी, उन सभी को कंसीडर कर लो, 8 है टोटल। कौन कौन से कहा मैंने कहा देखो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है जी इसका, नेपाल के अंदर काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। सही। इसी प्रकार एक और आपका यहाँ पे नाम लिया गया था यूरोपियन यूनियंस का। ठीक है, यूरोप में जितनी भी आपकी कंट्रीज है उन्हीं सबका एक संगठन, जिसमें यूरोप की सारी 46 मेंबर स्टेट्स जो है वो आ जाती है। इसके बाद आती है बारी आपकी पूरी एशियान की। एशियान क्या है, साउथ ईस्ट, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया जो है ना आपका, उसको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहां पे ग्रुप्स बनाना, ताकि वहां पे भी ट्रेड जो है ना उसको प्रॉस्पेरस कर सके और उसको इंक्रीज कर सके, ग्रोथ मिल सके। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, तो ये कौन कौन सी है, म्यांमार हुआ, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। ये सभी जो है कंट्री का एक संगठन बनाना, ताकि यहाँ पे भी ट्रेड जो है वो अच्छी हो सके, यहाँ पे ट्रेड में इनका भी कोई उसमें नाम हो सके। अब ग्रुप ऑफ 8 जो है, इसमें रशिया भी इंक्लूड था, 2014 में उसको एलिमिनेट कर दिया गया था। तो अब ग्रुप ऑफ 7 है, पर फिर भी ग्रुप ऑफ 8 के नाम से जाना जाता है। और कौन से बड़े नेशन है इस ग्रुप ऑफ 8 में, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यही चीज को जब और एक्सप्लोर करे और थोड़ा इंक्रीज कर दे, तो आती है आपकी G20। G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है, G20 के अंदर आपका इंडिया भी आता है। ठीक है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज फ्रॉम दीज कंट्रीज। 2/3 जो टोटल पॉपुलेशन पूरी की पूरी आपकी पृथ्वी की, ब्रह्मांड की है, वो सारी इस G20 कंट्रीज को इंक्लूड करके है। कौन कौन सी आएंगी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। देखो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है पूरा, एक एक कंट्री का यहाँ पे अलग से नाम नहीं है, यूरोपियन का पूरा यूनियन की बात की गई है। अब देखो इसी के साथ लास्ट जो है आपको देखना है ब्रिक्स का, राइट। अब ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स की जो है आपकी 9 कंट्रीज जो है ऑफिशियल पार्टनर्स है। कौन कौन सी ऑफिशियल पार्टनर्स है, मैंने कहा यार यहाँ पे है बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। मगर ब्रिक्स में काफी सारी और कंट्रीज भी इंक्लूडेड है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका। मेजर जो इसकी कंट्रीज है, और यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए दिखाई गई है, मेजर जो कंट्रीज है कौन कौन सी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब वापस अपने चैप्टर की तरफ आते हैं और वापस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं अपने। तो देखो यहां पे हम लोगों ने बात की थी ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स तक की बात कर ली थी। स्ट्रेंथन करती है सारी कंट्रीज को और इकोनॉमीज को, ताकि ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो सके, नई बाउंडिंग्स बन सके, नए बॉन्ड्स बन सके, ताकि आपके जो ट्रेड में आप टैरिफ्स लगाते हो, आप इतने सारे कोटास लगा देते हो ना, वो थोड़ा रिड्यूस हो सके, फ्री ट्रेड हो सके, है ना, और भी अदर कॉपरेशंस हो सके। अंडरस्टैंडिंग द नेबरिंग कंट्रीज हेल्प द नेशन असेस द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, यानी कि पूरी स्वॉट एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी कोई नई आ रही है या फिर कोई नया थ्रेट पैदा होने वाला है, उन सभी को नेबरिंग कंट्रीज के साथ बैठकर समझना। Developing countries like India, Pakistan, China faces competition for limited economic spaces, क्योंकि economic spaces majorly developed nations ने सारी ले रखी है। जैसे यूएस की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, तो ये सारी कंट्री कंसीडर होती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और जहां पे इकोनॉमिक स्पेस इनके पास काफी ज्यादा कम है। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैज स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट अराउंड द सेम टाइम। देखो हमने बात ये भी करी थी शुरुआत में कि भाई सेम टाइम पे इन लोगों की शुरुआत हुई, पर आज के समय पे अगर देखा जाए ना, सबसे टॉप पे चाइना है, फिर इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान है। इन सभी की रीजन भी देखेंगे, क्या ऐसी रीजन रही थी। इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के अंदर। कब मिली थी? 1947 के अंदर। 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को आपका इंडिया आजाद हो गया। चाइना है जो पीपल्स रिपब्लिक एस्टैब्लिश कब की गई थी? 1949 के अंदर की गई थी। अब यहाँ पे जो प्लान्स वगैरह है उस पे मेजर डिस्कशंस आएंगी। जैसे मैं बात करूंगी ना हमारे 5 ईयर प्लान्स की और इनके 5 ईयर प्लान्स की, उस पे सबसे मेजर डिस्कशंस आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लान्स के दौरान लिए गए हैं। अब यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ दिस सिमिलैरिटीज, स्टार्टिंग पॉइंट सबका तीनों का इकट्ठा ही है, मतलब कुछ हाल फिलहाल थोड़े 1-2 साल का फर्क होने के बावजूद एक ही उस लाइन में माना जाएगा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिस्टम्स डिफर, कि तीनों के ही
पूरे टोटल जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है? अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर है, राइट, और लिबरल है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी लिबरल है, इसके प्रियम्बल में ही सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मिलिट्री रूल बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने न्यूज़ेस में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे मिलिट्री रूल, अथॉरिटेरियन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी जो है वो बहुत दबी हुई है। जब हम बात करते हैं चाइना की, तो भाई ये जो है ये कमांड इकोनॉमी है, स्लोली मूविंग टुवर्ड्स दी डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे आपका सभी चीजें जो है ना ज्यादातर आपकी समाजवादी से शुरू हुई थी, सोशलिस्ट पैटर्न से शुरू हुई थी, राइट। और यहाँ पे डेमोक्रेसी और लिबरलाइजेशन धीरे धीरे आ रही है। नेहरू स्टार्टेड दैट द चेंजेस इन इंडिया एंड चाइना रिफ्लेक्ट न्यू स्पिरिट इन द एशिया एंड न्यू विटालिटी, कि बोलते हैं नेहरू जी ने भी ये बात कही थी कि इंडिया और चाइना सबसे आगे सबसे जल्दी निकलेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था इनके अंदर एक न्यू स्पिरिट है, राइट, एक न्यू जज्बा है, एक नया जज्बा है इन सभी के अंदर। अब स्ट्रैटेजीज की बात करने से पहले हम प्लान्स की बात कर लेते हैं। देखो प्लान्स की अगर बात करेंगे, आप लोगों को पता ही है, इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन बैठाई गई, ठीक है, और 1951 में पहला प्लान जारी हुआ जो कि 5 साल का था, 5 ईयर प्लान के नाम से जाना गया। पहला जो मॉडल था वो था हरोड़ दोमर मॉडल, और इस प्लान में 1956 में अच्छी खासी सक्सेस देखने को मिली। अब यही सक्सेस देखकर जो हमारा पड़ोसी देश भाई है पाकिस्तान, उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी प्लानिंग की तरफ जाऊं, तो 1956 में पहला प्लान पाकिस्तान का भी लॉन्च हो जाता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि भाई ये सारी प्लानिंग वगैरह जो 5 साल की 3 साल की कुछ भी कर भी रहे हैं नेशंस, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई होगी? देखो इन सभी की शुरुआत हुई थी आपकी रशिया से। कहां से हुई थी? रशिया से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रूस। और कौन से ईयर से शुरुआत हुई थी ये मुझे आप बताएंगे, किसने शुरुआत की थी? मैंने बहुत बार क्लासेस में बताया है कि ये आप मुझे अब बताएंगे कि कौन से ईयर में, और नेम ऑफ द पर्सन, राइट, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। एक साइड में कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिए आराम से। अब देखिए यहां पे अगर बात करें, तीनों कंट्रीज की प्लानिंग वगैरह स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट की फेजेस स्टार्ट होती है। इंडिया जो है ये पहले 5 ईयर प्लान को लेकर आता है 1951 से 56 के अंदर। पाकिस्तान लेकर आता है 1956 से स्टार्ट करता है, जिसको नाम क्या दिया जाता है? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, राइट। अब चाइना जो है ये एक ऐसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेम लेकर कब आता है? 1953 में। आप यकीन मानिए इंडिया ने तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक जो है बैठा दिया, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ पे एबॉलिश हो चुकी थी। 2015 से हमारा नीति आयोग ही है, पर यहाँ पे आज भी प्लान्स चालू हैं। जैसे इंडिया जो है, इंडिया फॉलोड द 5 ईयर प्लान स्टिल 2017 तक थोड़ा चला था हमारा, ठीक है। फिर नीति आयोग आ गया, उसके बाद हमारी ये जो 5 ईयर प्लान था वो खत्म हो चुका था सिस्टम। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 12th 5 ईयर प्लान जो था 18 से 23 तक चला था, राइट। अब इसके बाद चाइना की बात करें, यहां पे अभी भी 14th प्लान रन हो रहा है जो 2021 से 25 तक का है। सिमिलर अप्रोच की अगर हम बात करें ना अर्ली ईयर्स की, यहाँ पे लार्ज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी। सिमिलर अप्रोचेस तीनों ही कंट्रीज की बात करें, कहां पे क्या थी? लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी। पब्लिक सेक्टर का मतलब यहीं से आप पॉइंट पकड़ लेना, यहाँ पे तीनों ने मेजर जो फोकस किया समाजवादी के ऊपर किया, सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर किया, ना कि कैपिटलिस्ट पैटर्न के ऊपर, कि हम लोग ऊपर वाले स्टार्टा को ही और एम्पावर कर देते हैं, नीचे वाले स्टार्टा को वो जॉब प्रोवाइड कर देंगे। नहीं, उन लोगों ने समाजवादी वेलफेयर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। हाई पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द सोशल वेलफेयर, तीनों ने ही सोशल वेलफेयर की ओर ध्यान दिया, क्योंकि वहां पे लोगों का वेलफेयर करना ज्यादा जरूरी था पैसे को इकट्ठा करने से ज्यादा। क्योंकि बहुत बार देखा गया यहाँ पे आप लोगों की ड्रॉट आई है, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे आप लोगों की चाइना की बात करें, ठीक है, पाकिस्तान की बात करें, फेमाइन ड्रॉट ये बहुत ज्यादा लगातार बनी रही थी, जिसके कारण बहुत डेथ्स देखने को मिलेगी, चाहे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, राइट। अब सिमिलर ग्रोथ जो है उसके रेट्स देखे गए, इनकम लेवल्स देखे गए टिल द 1980s के बाद सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। जो रेस में स्टेबिलिटी थी वो एकदम से रेस में चाइना का घोड़ा बहुत तेज आगे भाग जाता है और इंडिया का पीछे रह जाता है। अब ये सब चीजें देखेंगे हम यहाँ पे। देखो चाइना की सबसे पहले बात करते हैं, चाइना का डेवलपमेंट पैथ कैसा था।
वन पार्टी रूल था उनका, इकोनॉमी कंट्रोल की जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू। किसके थ्रू की जा रही थी? पूरी सरकार के द्वारा पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा रहा था। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो थे और लैंड जो थे वो सारे के सारे स्टेट कंट्रोल किया करती थी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है ना 1958 में आता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था? एक इस तरीके का आपका एक इस तरीके का मैं कह सकती हूँ प्लान की तरह सोच लीजिए, जहां पे आपकी इंडस्ट्रीज को इतना बढ़ावा दिया गया ना, जिसके कारण चाइना में हर एक छोटी से छोटी प्लेसेस पे इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। एनकरेजिंग द मास इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहां पे पीपल सेट कर रहे थे इंडस्ट्रीज, उनके घर पे, उनके रूरल एरियाज में, कहीं पर भी। ऑर्गेनाइजिंग कम्यून्स, यानी कि लैंड को इकट्ठा करके, यानी कि कम्युनिटी सिस्टम के द्वारा इकट्ठा लैंड करके वहां पे फार्मिंग करना, ताकि वहां की पैदावार अच्छी हो सके। 26,000 कम्यून्स कवरिंग द मोस्ट फार्मर्स सर्व ड्रॉट। एक बीच में ड्रॉट आ जाती है, ठीक है, जब एकदम से सूखा आता है ना, उसके कारण क्या होता है, 30 लाख मिलियन पीपल, जो डाटा कहता है उसके अकॉर्डिंग 30 लाख मिलियन पीपल जो है ना वहां पे मारे जाते हैं। अब कन्फ्लिक्ट क्या था यार, रशिया के साथ इनका थोड़ा बीच में ना कुछ झगड़ा, कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे बीच में मनमुटाव ये सब होते ही रहते कंट्रीज के बीच में। ऐसे ही सेम रशिया के साथ जब होता है तो यहाँ पे क्या करती है रशिया ने जो अपने यहाँ पे कंसल्टेंट की तरह, मतलब प्रोफेशनल पीपल्स भेजे हुए थे ना यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए चाइना के अंदर, बहुत हेल्प कर रही थी रशिया चाइना को, तो वो एकदम से वापस बुला लेते, चलो वापस आ जाओ तुम। फिर क्या होता है, कल्चरल रिवोल्यूशन भी आता है यहाँ पे 1966 से 76 में। स्टूडेंट्स और जितने भी यहाँ के प्रोफेशनल थे ना, वो हर एक कंट्री साइड में भेज दिए जाते हैं ताकि आप नए वर्क को सीखो, नई चीजों को सीखो। 1978 में क्या रिफॉर्म्स लिए गए, देखिए यहाँ पे फोकस किया गया एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज तीनों को। किस किस को? एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज तीनों को यहाँ पे फोकस किया गया। कम्यून लैंड जो थे वो वापस डिवाइड कर दिए, मतलब कि इंडिविजुअल्स को, कि आप अपनी लैंड्स को खुद से करिए कल्टीवेट, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी इसके कारण। फार्मर्स कुड कीप द प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग द टैक्स। फार्मर्स को कहा गया आप लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स पे करिए, उसके बाद जितना भी बचता है पैसा वो आप अपने पास रखिए। लोकल एंटरप्राइजेस एनकरेज्ड एंड प्राइवेट बिजनेसेस अलाउड। जो आपकी लोकल एंटरप्राइजेस थी उसको एनकरेज भी किया जाता है पहले, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, अब प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलना शुरू हो जाती है। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस मेड कॉम्पिटिटिव, जितनी भी स्टेट के अंदर एंटरप्राइजेस थी वो सारी की सारी एक रियल कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट करने लगती है। ड्यूअल प्राइसिंग होने लग जाता है सिस्टम में, सम गुड्स एट फिक्स्ड रेट एंड अदर एट द मार्केट रेट्स। किसी यहाँ पे ड्यूअल प्राइसेस क्या है, कुछ कुछ ऐसी थी जिनका फिक्स रेट है, कुछ कुछ ऐसी थी जिनका मार्केट प्राइस है, मतलब जैसे डिमांड वैसी सप्लाई और उसी हिसाब से प्राइसेस डिसाइड हो गए, फ्री मार्केट। यहाँ पे कुछ गुड्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करी थी तो उसके फिक्स प्राइसेस भी रखे गए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएटेड टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पे अब जाकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए गए। वहां पे 1978 के दौरान ही जब पॉलिसीज चेंज होना शुरू हुई ना, तभी सेस बना दिए गए थे ताकि बाहर के लोग ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने लगे चाइना। अब पाकिस्तान की भी आप लोग देख लीजिए, भाई पाकिस्तान कहेंगे नहीं मैम पाकिस्तान को पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए हमेशा दोनों ही चीजों को साथ में लेकर पढ़ना जरूरी होता है। हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, ताकि वो चीजें वापस रिपीट ना हो। ऐसे ही चीजें पढ़ी जाती है ताकि आप उसको बहुत डीपली एनालाइज कर पाए। अब पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को देखिए, ये कहता है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल फॉलो किया गया, सेम एज इंडिया, है ना, बिल्कुल हूबहू इंडिया का। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर कोएग्जिस्ट करते थे। जो अर्लियर पॉलिसीज थी 1950 से 1960s की, वो क्या थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि भैया इंडस्ट्रीज वगैरह यहीं पे स्टैब्लिश करो, क्योंकि हमारा सेकंड ईयर जो प्लान था वो भी सेम ही था, राइट। हमारे जो सेकंड पीसी महानलोबिस जी ने जो प्लान दिया था वो भी सेम था, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, इंपोर्ट को यहाँ पे इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए। टैरिफ को ज्यादा लगाओ ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ग्रो हो पाए, डायरेक्ट कंट्रोल करो कंपटीशन जो है आपका, और इंपोर्ट्स जो है आपका, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए। अब यहाँ पे भी हरित क्रांति आती है। हमारे यहाँ पे 1960s और 1980s के दौरान हरित क्रांति आई थी, काफी अच्छी पैदावार हुई वीट की और आपकी राइस की, राइट, फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, इन सभी के द्वारा। अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इनके यहाँ भी आता है, मशीन के द्वारा फार्मिंग की जाती है, मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सभी के लिए। काफी अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे भी, फूड ग्रेन्स की, जैसे वीट है, राइस है, इन सभी चीजों की अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। चेंज दी एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे एकदम से सडन चेंज होता है पूरा एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर जो था इनका,
क्या होता है 1970s में नेशनलाइजेशन की जाती है, कैपिटल गुड्स जो थी, इंडस्ट्रीज, वो सारी नेशनलाइज्ड कर दी जाती है, जितनी भी नेशनलाइज का मतलब होता है वो पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे स्वीकार किया, इस तरीके से नेशनलाइज किया। जैसे बैंक्स को हम लोग गवर्नमेंट के लिए ले लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो, गवर्नमेंट सेक्टर में ले लिया गया। गवर्नमेंट कंट्रोल द की सेक्टर्स, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, की सेक्टर्स को खुद कंट्रोल कर रही थी, राइट। लेट 1970 से 80s में क्या हुआ, फिर से अगेन पॉलिसी शिफ्ट होती है, यहाँ पे डी नेशनलाइजेशन हो जाता है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था इंडिया के साथ भी, कभी नेशनलाइजेशन कभी डी नेशनलाइजेशन, राइट। अब होता क्या है, प्रमोशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी ना, अब उसको भी प्रमोट करने लग जाते हैं, बाहर से जितने भी आपकी एफडीआई थी उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट सेक्टर, निजीकरण को अपनी इकोनॉमी में स्टैब्लिश करने की भी प्रयास में लग जाते हैं। फाइनेंशियल एंड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, कहाँ से, जो भी बाहर से आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से आ सके। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे का स्रोत कहां से आता था, जितने भी मिडिल ईस्ट में इनके लोग रह रहे थे वो रेमिटेंस भेजते थे, मतलब पैसा भेजा करते थे, इंसेंटिव्स आते थे इनको प्राइवेट बिजनेस से, ठीक है। अगेन एक रिफॉर्म ले लिया जाता है 1988 के अंदर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एनकरेज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्रिएट करते हैं बेटर कंडीशंस फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब फिर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नए रिफॉर्म्स लिए जाते हैं। अब डेमोग्राफिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं इंडिया और चाइना के। देखो इंडिया की हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे इतनी ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे, हम लोग इंडियन इकोनॉमी तब से पढ़ते आ रहे हैं, पर हमें पड़ोसी देशों के बारे में भी काफी नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी इकोनॉमिक स्टेट कैसी रही है, हिस्ट्री कैसी रही है और अभी फिलहाल वो कैसे चल रहे हैं। तो इंडिया, चाइना और अगर पाकिस्तान की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक दोनों इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे आती है पॉपुलेशन की बात, राइट। अब इंडिया जो है नंबर 1 पे आ चुका है, चाइना नंबर 2 पे आ चुका है, क्योंकि चाइना ने बीच में एक बार पॉलिसी यूज की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। बट हुआ क्या इसके कारण, इसके कारण एजिंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पे है क्या, 1 in 6 पीपल इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम द इंडिया और चाइना। पूरे के पूरे वर्ल्ड में 6 में से 1 इंसान तो ऐसा पाएगा, या तो वो इंडियन है या फिर वो चाइनीज है। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज अबाउट 1/10 ऑफ द इंडिया और चाइना। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया और चाइना की ना 1/10 पार्ट में ही है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, हाईएस्ट इन पाकिस्तान, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन चाइना। अब ये थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है, इंडिया सबसे टॉप पे आ चुका है, फिर चाइना, उसके बाद आपका पाकिस्तान। चाइना जो है लो ग्रोथ ड्यू टू द वन चाइल्ड पॉलिसी, 1970s में यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत कंट्रोल में हो पाई थी। पर इसके कारण सेक्स रेशियो इनका बिगड़ गया था, मतलब कि जो आपका मेल और फीमेल का रेशियो है वो काफी खराब हो गया। 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग कितनी फीमेल्स यहाँ पे पैदा हो रही है, ऐसे देखा जाता है। ये डाटा याद रखना, 1000 होता है ये। जब हम लोग को यहाँ पे रेशियो चेक करना होता है, मेल सेक्स रेशियो, तो ये कैसे होता है, 1000 लेते हैं यहाँ पे, 100 कभी भी मत लेना। लो इन ऑल द 3 कंट्रीज ड्यू टू द सन प्रेफरेंस, और यहाँ पे सन मेटा प्रेफरेंस जो है ना, वो पितृवादी, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी तीनों ही कंट्रीज में देखी भी गई थी कि भाई तीनों ही कंट्रीज सन मेटा प्रेफरेंस की ओर भागती हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंप्रूव इट, कि फर्टिलिटी रेट भी हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि फर्टिलिटी रेट क्या है। देखिए सबसे कम पाया गया था चाइना के अंदर ड्यू टू दिस पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद इंडिया, और सबसे हाईएस्ट पाया गया आपका पाकिस्तान के अंदर, वेरी हाई इन द पाकिस्तान, लो इन चाइना, और उसके बाद हमारा आता है इंडिया। अब यहाँ पे चाइना की अगर हम बात करें, यहाँ पे लगभग था 1 पॉइंट समथिंग। ऐसी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर था 2.1, और यहाँ पाकिस्तान की बात करेंगे 3.6 पे था ये। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ था, चाइना के अंदर, फिर था आपका मॉडरेट था इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी आपका इंडिया से ज्यादा पाया जा रहा था, इंप्रूव कर रहा था पाकिस्तान काफी। फ्यूचर इश्यूज कहते हैं चाइना की एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती जा रही थी ड्यू टू दैट वन चाइल्ड पॉलिसी नाउ अलाउस 2 चिल्ड्रंस पर फैमिली। आज के समय पे 2 चिल्ड्रंस अलाउ कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी, कि एक कंट्री में चीजों को खरीदने की क्षमता कितनी है दूसरी कंट्री के मुताबिक कंपेयर करते हुए। तो जीडीपी क्या है चाइना की, अगर हम बात करें ना इसी चीज में, तो चाइना की है $35 ट्रिलियन। फिर आता है इंडिया जो की है $15 ट्रिलियन। सबसे लास्ट है पाकिस्तान जिसकी है $1.5 ट्रिलियन, 10% ऑफ इंडिया ओनली। ग्रोथ रेट कैसा है, चाइना हैड नियर डबल डिजिट ग्रोथ
इन 1980s से उसका डबल डिजिट ग्रोथ चल रहा है, हमारे से बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडिया जो है स्लोअर है 1980 से, बट इंप्रूव कर रही है अभी फिलहाल। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करें, वो स्लोली रिफॉर्म्स ले रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, ताकि वहां पे पहले स्टेबिलिटी आए। वहां पे अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे अभी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ग्रोथ कहां से आएगी? देखिए, इन्वेस्टर्स भी आपके यहाँ पे तभी इन्वेस्ट करते हैं जब आप लोगों की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कंट्री के अंदर, वरना वो एफपीआई ही करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे ही मार्केट डूबता दिखता है वो भाग जाते हैं पैसा लेकर, राइट। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज वर्कफोर्स की और कंट्रीब्यूशन की। एग्रीकल्चर की बात करें, चाइना के अंदर 23% वर्कफोर्स है जो कि 8% कंट्रीब्यूट करती है, राइट, जीडीपी के अंदर। इंडिया की बात करें, 46% वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में, जो 16% कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी के अंदर। अब भाई यहाँ पे बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पे 37% वर्कफोर्स 24% कंट्रीब्यूशन दे रही है, सही। इंडस्ट्रीज की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की, ये था प्राइमरी, तो सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें, चाइना जो है 32% वर्कफोर्स है, 39% कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया जो है 25% वर्कफोर्स 29% की कंट्रीब्यूशन दे रही है। यहीं पर पाकिस्तान 24% वर्कफोर्स 19% की कंट्रीब्यूशन दे रही है। अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, तीसरे सेक्टर की, जो है सर्विसेज। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन जा रहा है तीनों कंट्रीज के अंदर। कैसे भाई? चाइना 45% वर्कफोर्स है, ठीक है, इंडिया के अंदर 29% है, और पाकिस्तान के अंदर 38% वर्कफोर्स तीसरे तृतीय क्षेत्र में जुटी हुई है। अब इनके डेवलपमेंट ट्रेंड्स क्या है? देखो, यहाँ पे एग्रीकल्चर से शिफ्ट होते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की तरफ, जो तीनों ही कंट्रीज में बड़ा विजिबल है। चाइना जो है यहाँ पे लीड कर रहा है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। इंडिया जो है यहाँ पे ग्रोथ लेकर आ रहा है काफी ज्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर, राइट। यहाँ पे इंडिया का क्या देखने को मिलता है? एग्रीगेरियन सेक्टर से डायरेक्टली वो कहां जंप मार चुका है? सर्विस सेक्टर के अंदर, राइट। फिर है पाकिस्तान इज लैगिंग इन ऑल द सेक्टर्स विद द डिक्लेरेशन इन द ग्रोथ, कि पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? तीनों ही सेक्टर में पीछे, दोनों कंट्रीज के अकॉर्डिंग पीछे होता चले जा रहा है। अब देखिए, एक बात आती है, आप लोगों की यहाँ पे मेजरमेंट करनी है, तीनों में कंपेयर करने, तो कैसे करेंगे? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक इंडेक्स निकालता है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप लोग किसी कंट्री की ग्रोथ कैसे देखोगे? कि वहां के लोग कितने अच्छे से रह पा रहे हैं, है ना, इसी से तो पता चलेगा। तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इसको इंडेक्स को यूज किया जाता है, जो यूएनडीपी निकालता है। 1990 से इसका निकालना शुरू हुआ था ये इंडेक्स, और अभी ये हाल फिलहाल में जब कंपेयर करता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को, तो क्या देखता है? ये चाइना लीड कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। किस इंडिकेटर्स के थ्रू? जीडीपी काफी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है, बेटर सैनिटाइजेशन, साफ सफाई बहुत अच्छी है, कम गरीबी है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइफ जो है उसकी एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब कि एक इंसान कितनी ज्यादा आयु तक जिएगा, वो कैसे होगा भाई? यहाँ पे पोल्यूशन कम हो जाए, यहाँ पे चीजें साफ सुथरी हो, खाने को चीजें जो है वो बहुत अच्छी हो, तो खुद ही इंसान की लाइफ बढ़ जाती है, ह्यूमन लाइफ इंक्रीजेस। पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें ना, चाइना और पाकिस्तान हैव रिड्यूस्ड द पॉवर्टी मोर इफेक्टिवली देन इंडिया। इंडिया में अभी भी हर चौथा इंसान गरीब पाएगा आपको। ये बात कड़वी है पर सत्य है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना पाकिस्तान, और आप यहाँ पे देखेंगे चाइना का, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत तगड़ी तरीके से रिड्यूस हुई है। हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पे हाई मैटरनल मोरालिटी रेट्स पाए गए थे इंडिया के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में भी पाए गए थे 140, और चाइना के थे 29 पर 1 लाख बर्थ। मतलब कि यहाँ पे जब माताएं जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उन लोगों की डेथ देखने को मिलती है। वो मोरालिटी रेट्स जो थे वो पाए गए इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में। अब साफ पानी जो है वहां का कैसा है? तो ये देखिए, तीनों ही कंट्रीज जो है रिपोर्ट करती है कि भाई यहाँ पे धीरे धीरे पानी जो है इंप्रूव तो कर रहा है। कि लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कौन सी? अब हम लोग बात तो कर रहे हैं कि इसी के थ्रू मेजर किया जा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसके कारण हम लोग मेजर कर रहे हैं इसे, मतलब माप रहे हैं, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या है? इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशंस, राइट, अपना वोटिंग पावर्स, बहुत सी अदर चीजों में, पॉलिटिकल इश्यूज में अपना कितना ये हक जो है डेमोक्रेसी, मतलब कि आपकी जनता दे पा रही है, अपना कंट्रीब्यूट कर पा रही है, उसको मापना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को देखना,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नॉट फुल्ली कंसीडर्ड। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी भी कवर नहीं होते, जिसका मतलब ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। लिबर्टी इंडिकेटर इज नीड मोर वेट इन द डेवलपमेंट असेसमेंट। लिबर्टी कितनी ज्यादा है कंट्री में, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, यहाँ पे लोकल जनता को कितनी आप छूट दे रहे हैं चीजों में, राइट, उनके राइट्स कितने वो लोग ले पा रहे हैं, ये सब अभी तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आया है। अब ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या थी, उसके अचीवमेंट्स क्या रहे, उसके फेलियर्स क्या रहे। देखिए चाइना की बात करेंगे तो रिफॉर्म्स जो है 1978 में लिए गए, जिस रिफॉर्म्स में नॉट ड्यू टू द IMF और वर्ल्ड बैंक प्रेशर बट डिससेटिस्फेक्शन विद द स्लो ग्रोथ अंडर द माओ। माओ की जब सरकार देखी गई थी, यहाँ पे क्या हुआ था, डिससेटिस्फेक्शन भी देखने को मिली थी, और यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर भी था। माओस पॉलिसी क्या थी, डिसेंट्रलाइजेशन करो, जो पावर है सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, खुद से सशक्त बनो, और ये जो था मॉडर्नाइज करने में पर फेल हो गया था। रिफॉर्म्स कहाँ पे फोकस कर रहे थे भाई, फोकस कर रहे थे एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, इन सभी के ऊपर, ताकि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे इंप्रूव कर सके, इंडिकेटर्स अच्छे हो सके। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लिए गए थे इंडिविजुअल लैंड प्लॉट्स के लिए, प्रोस्पेरिटी, और रूरल पीपल्स के लिए, जो रूरल पीपल्स ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग रह रहे हैं उन सभी के लिए। एक्सपेरिमेंटेड लोकल बिफोर एक्सपेंडिंग द नेशन वाइड, कि भाई पहले छोटी जगह पे वो चीजें इंप्लीमेंट की गई पायलट की तरह, पायलट प्रोजेक्ट्स की तरह, उसके बाद वो नेशन वाइड उस चीजों को लेकर आया गया। मार्केट रिफॉर्म्स लिए गए, स्टेट इन्वॉल्वमेंट हुआ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आ जाते हैं, जिससे पॉवर्टी रिडक्शन होती है। अब पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे 1988 के बाद जो रिफॉर्म्स लिए गए, उन्होंने क्या किया, और भी चीजें वर्सन कर दी, मतलब खराब और ज्यादा कर दी गई। यहाँ पे हाई डिपेंडेंस होती है, जहाँ पे रेमिटेंस और वोर्टैलिटी, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर ही काफी ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। पॉवर्टी डिक्रीज्ड इन द 1980s बट रोज अगेन द लेटर। अब यहाँ पे आपका देखो दो ही चीजों पे डिपेंड थे, एक तो रेमिटेंस और एक था वॉलेटाइल एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड हो गई थी इकोनॉमी, जिसके कारण पॉवर्टी तो आ गई पर बीच में चली गई, फिर से अगेन यहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिलती है। अब अगेन ये लोग क्या करते हैं, IMF से लोन लेते हैं, इंक्रीज करते हैं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को, क्योंकि स्टेबिलिटी तो वहां पे पहले से ही नहीं है किसी भी चीज की, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही नहीं है। रिसेंटली रिकवरी देखी गई है 2017 से 18 में, जीडीपी थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज हुई है 5.5% से, विद द इंप्रूवमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। हमने जैसे अभी देखा पाकिस्तान में भी सर्विस सेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। इंडिया जो है यहाँ पे रिफॉर्म्स लिए गए 1991 में, कौन से रिफॉर्म थे जी, ये LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मॉडरेट प्रोग्रेस देखी गई, जहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखे गए। एग्रीकल्चर हमारा स्टिल एम्प्लॉय करता है बहुत सारे लोगों को, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है भी स्टिल एग्रीकल्चर के अंदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और लिविंग स्टैंडर्ड की, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे चैलेंजेस के साथ वो अभी भी इंक्रीमेंट पे, मतलब कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट में है। बोरोड फ्रॉम द IMF एंड वर्ल्ड बैंक ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में सबसे पहले अगर आपको दिखेगा ना, हमेशा IMF दिखेगा, राइट। ये दोनों ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकले गए हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, पर हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के समय हर एक कंट्री में IMF देखने को मिलता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, राइट। ऐसे ही इंडिया में भी इन्होंने हेल्प करी थी। इंडिया में इन्होंने LPG की पॉलिसी जब हमारी आई थी, इससे पहले जो शर्त रखी गई थी, पैसा जो वित्त हमें प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पे इसी शर्त के ऊपर हमें पैसा प्रोवाइड किया गया था। इस चैप्टर से आपके की टेकअवेज क्या क्या है, देखो चाइना जो है सक्सेसफुली केम कंबाइनिंग द मार्केट रिफॉर्म्स, उन्होंने काफी अच्छे मार्केट रिफॉर्म्स लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल रहा और यहाँ पे सपोर्टिव वेलफेयर रहा, ताकि लोग भी जो है हर जगह, छोटी जगह इंडस्ट्री सेटअप हुई, आजकल लोग वहां पे खुद सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया जो है मॉडरेट ग्रोथ रही, डेमोक्रेसी अच्छी रही यहाँ पे, पर यहाँ पे रिफॉर्म्स जो है धीरे धीरे लिए गए। पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, अभी भी है, डिपेंडेंस रही एक्सटर्नल एड के ऊपर, बाहर के लोग ही इनको रेमिटेंस, मतलब बाहर जाकर ही लोग पैसा भेज पा रहे हैं, अपनी खुद की कंट्री से लोग पैसा नहीं कमा पाए, एग्रीकल्चर स्टेबल नहीं रहा। ये तीनों ही कंट्रीज जो है ना शो करती है डेवलपमेंट जो कि रिक्वायर्ड है अभी भी, ठीक है। इकोनॉमिक की बात करें या फिर सोशल रिफॉर्म्स की बात करें या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें। अब 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं जैसे लिबर्टी है, ये राइट्स है, ये गवर्नेंस है, ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट यहाँ पे लानी बहुत जरूरी है, बट ऑफ्टन मिसिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट इंडिसाइसेस। मतलब ये सब चीजें अभी भी अगर हम बात करें, इन चीजों की डेवलपमेंट अगर हो भी रही है, इसका कोई भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इन 3 चीजों को अभी तक कंसीडर नहीं करता, लिबर्टी को, राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, और आपकी जो गुड गवर्नेंस है उसको।
राइट। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई आप लोग मुझे बताएंगे कि जो मैंने बीच में प्रश्न पूछा था आपसे, सबसे पहला था कि भाई रशिया में आया था सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो कौन सी ईयर में आया था, किसने बनाया था। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये जो लिबर्टी है या फिर आप लोगों का जो अदर यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, फ्रेटर्निटी है, ये सब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।